इकोनॉमी। इंटर वार इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? तो यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारा हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का क्या हाल था, इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, जो पहला वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये चला था 1914 से 1918 तक, और ये मेनली फाइट किया गया था यूरोप में। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था ये पूरे वर्ल्ड में फील किया गया था, यानी इसके वजह से जो त्रासदी हुई थी, परेशानी हुई थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, ये सभी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में हुई थी। तो देखिए, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करने के लिए इस चैप्टर में ये है कि देखिए, जो 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था, यानी कि करीब 1900 से 1930, 40, 50 तक, तो ये जो इस दौरान था पूरा वर्ल्ड था, इन तीन डिकेड में, यानी करीब 30 साल तक पूरा वर्ल्ड एक तरीके से क्राइसिस में था। पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी एक तरीके से परेशान था वार की वजह से। पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद जो हुआ डिप्रेशन, उसकी वजह से, और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार भी हम उसमें डाल सकते हैं। तो देखिए, इस पीरियड के दौरान जो पूरा वर्ल्ड था उसने बहुत बड़े इकोनॉमिक डिप्रेशन को देखा था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को देखा था, और एक तरीके से कैटास्ट्रॉफिक वार भी देखा था, बहुत ही खतरनाक वार भी देखा था। तो आइए हम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को, टॉपिक नंबर 3.1 के साथ, जिसका नाम है वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो युद्ध हो रहा था उस दौरान क्या चेंजेस आए पूरे वर्ल्ड में, और क्या किस किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस आए, इस चीज़ को हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला वर्ल्ड वार था, ये आपको शायद पता होगा अगर आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ा होगा या फिर जानते होंगे। ये मेनली लड़ा गया था दो पावर ब्लॉक्स के बीच में, यानी दो ग्रुप्स के बीच में। एक तरफ थे अलाइज, जिनमें थे पावर्स ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, और बाद में यूएस ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया था। और दूसरी तरफ पावर्स थे सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और ऑटोमन टर्की थे। तो देखिए, ये जो ग्रुप्स थे ये सभी वार में एक तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जब वार शुरुआत हुआ अगस्त 1914 में, तो इन सभी देशों ने, इन सभी कंट्रीज़ ने जो वार में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्हें ऐसा लगा कि ये जो वार है ये क्रिसमस आते आते तक ख़त्म हो जाएगा और उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ही ये पावरफुल कंट्रीज़ बन जाएंगे इस वार को जीतने के बाद। लेकिन जब ये वार शुरुआत हो गया तो सभी देशों ने अपने पूरी ताकत को झोंक दिया, और ये युद्ध करीब 4 सालों तक चला, 1918 तक, 1919 तक, जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में। तो देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो ऐसा वार था जैसा कि पहले कभी वार पूरे वर्ल्ड में हुआ ही नहीं था और किसी ने देखा ही नहीं था। तो देखिए, इस युद्ध में, इस वार में जो फाइटिंग कंट्रीज़ थे, इसमें जो कंट्रीज़ थे वो सभी इंडस्ट्रियल नेशंस थे। उनके पास बहुत ही पावरफुल वेपन्स भी थे और उनके पास इंडस्ट्रीज़ भी थे, और इन्होंने अपने पूरी ताकत लगा दी, अपने जितने भी मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसको झोंक दिया, ताकि वो अपने अपोनेंट के ऊपर जितना हो सके उतना वो डिस्ट्रक्शन उनका कर सके, और उनको जितनी हो सके उतनी उनके लिए परेशानी बढ़ा सके, उनको उनके देश को तहस नहस कर सके। तो देखिए, ये जो वार था एक तरीके का फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार था। मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार से कहने का क्या मतलब है? तो देखिए, मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार का मतलब यहाँ ये हुआ कि इस वार में मशीन गन्स का यूज़ किया गया था, टैंक्स का यूज़ किया गया था, एयरक्राफ्ट भी यूज़ हुए थे, और केमिकल वेपन्स भी यूज़ हुए थे, और ये भी बहुत ही बड़े स्केल पर। तो देखिए, इसके पहले जितने भी वार्स हुए थे उसमें आपके एयरक्राफ्ट्स यूज़ नहीं होते थे, टैंक्स यूज़ नहीं होते थे, मशीन गन्स यूज़ नहीं होते थे, तो वो एक तरीके के ट्रेडिशनल वार होते थे। लेकिन ये जो वार हुआ था इसमें सभी तरीके के वेपन्स यूज़ किए गए थे, और ये सभी चीज़ों जो थी ये सभी बहुत ही लार्ज स्केल पर किए गए थे, क्योंकि सभी कंट्रीज जो थे वो एक तरीके के इंडस्ट्रियल कंट्रीज थे और उनको बहुत ही लार्ज स्केल पर उनको प्रोड्यूस किया जा रहा था। तो देखिए, वार को लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में सैनिकों की भर्ती की गई और उन्हें फ्रंट लाइंस पर भेजा गया शिप्स के ज़रिए या फिर ट्रेन्स के ज़रिए, ताकि वो फाइट कर सकें। और इस युद्ध में जो डिस्ट्रक्शन हुआ और जो डेथ हुआ वो बहुत ही भयानक था, और डेथ करीब 90 लाख लोगों की हुई थी। ये तो गिनत लोगों की, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग मारे गए थे जिनकी गिनती नहीं हुई थी, और करीब 2 करोड़ लोग घायल हुए थे इस वार में। और ये चीज़ जो है, इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन तभी पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हम इस वार को इन सभी इंडस्ट्रियल चीज़ों के साथ लड़ रहे थे, और इंडस्ट्रियल आर्म्स जो थे उनके बिना अगर हम लड़ते तो शायद ऐसा डिस्ट्रक्शन हो भी नहीं पाता। तो देखिए,
ज़्यादातर लोग जो मारे गए थे या फिर घायल हुए थे वो सभी वर्किंग एज के लोग थे। और ये जो डेथ्स थे या फिर इंजरीज थी, इन्होंने एक तरीके से वर्कफोर्स को घटा दिया, कम कर दिया यूरोप में। और इस वजह से बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनमें भी जो लोग थे उनकी संख्या में कमी हो गई थी, क्योंकि उनके परिवार का या तो कोई मारा गया था या कोई घायल हुआ था। तो इस वजह से जो परिवार का जो इनकम था वो वार ख़त्म होने के बाद काफ़ी गिर गया, काफ़ी कम हो गया। और एक तरीके से सोसाइटी में काफ़ी तरह के प्रॉब्लम्स भी आ गए। तो अब हम बात करते हैं वार के दौरान क्या हुआ था। तो देखिए, वार के दौरान जो इंडस्ट्रीज़ थे उन्हें इस तरीके से रिस्ट्रक्चर किया गया था या फिर उनके वर्किंग स्टाइल को चेंज किया गया था ताकि वो वार से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं या फिर प्रोडक्ट है उनको प्रोड्यूस कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फैक्ट्री है जो कि अचार बनाती है तो उसे इस तरीके से रिस्ट्रक्चर किया गया कि वो फूड आइटम बनाए सैनिकों के लिए। या फिर कोई इंडस्ट्री है जो कि मोबाइल फ़ोन बनाती है, उस समय तो मोबाइल फ़ोन था नहीं, या फिर कुछ गाड़ी बनाती है, तो उसे इस तरीके से रिस्ट्रक्चर किया गया कि वो मिलिट्री के लिए व्हीकल बनाए। तो इस तरीके से सभी इंडस्ट्रीज़ को रिस्ट्रक्चर किया गया और उनका फोकस नॉर्मल सोसाइटी से हटाकर पूरे तरह से वार पर कर दिया गया। और इसके साथ साथ जितनी भी सोसाइटी थी उन सभी सोसाइटीज़ को वार के लिए एक तरीके से रीऑर्गेनाइज किया गया। और इसके साथ सभी जो मर्द लोग थे उन्हें बैटल के लिए भेज दिया गया युद्ध के मोर्चों पर। और इसके बाद जो जगह खाली हो गई जॉब्स पर, वहाँ पर महिलाओं ने काम करना शुरू कर दिया, जहाँ पर पहले कभी महिलाओं ने काम किया नहीं था। इसके बाद आगे तो देखिए, ये जो वार था फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसके पहले जितनी भी कंट्रीज़ थी इंडस्ट्रियल कंट्रीज़, उनके आपस में रिलेशंस थे। जैसे यूएसए का आपका जर्मनी के साथ रिलेशन था, जर्मनी का ब्रिटेन के साथ था, फ्रांस के साथ था। लेकिन जब ये वार चलने लगा तो ये जो इकोनॉमिक पावर्स थे, इनके बीच जो इकोनॉमिक लिंक्स थे ये एक तरीके से टूटने लगे, ख़त्म होने लगे। और ये अब फाइट कर रहे थे ताकि एक दूसरे को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके और युद्ध में जितना ज़्यादा हो सके उतना उन्हें हानि कर सके। तो अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन देखिए, पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री हुआ करता था, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री हुआ करता था। लेकिन जब वार होने लगा, युद्ध होने लगा, तो ब्रिटेन ने बहुत ही बड़ी मात्रा में उधार लेना शुरू कर दिया। बहुत ही ज़्यादा संख्या में उसने यूएसए के बैंक से उधार लिया और वहाँ के पब्लिक से भी बहुत ही बड़ी संख्या में उधार लिया। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से यूएस जो है वो काफ़ी पावरफुल हो गया, काफ़ी वो मजबूत हो गया। उसका रीज़न ये था कि पहले यूएस के ऊपर काफ़ी सारे लोन्स थे, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होने लगा तो ब्रिटेन, फ्रांस और जितने भी कंट्रीज़ थे वो यूएसए से लोन्स लेने लगे। तो इस वजह से एक तरह से जो यूएसए था वो उसके ऊपर पहले लोन्स थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद उसके पास उसने बहुत ज़्यादा संख्या में लोन दिए हुए थे दूसरे कंट्रीज़ को। तो इस वजह से जो यूएसए था और वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो अब ज़्यादा उनके पास प्रॉपर्टी थी यूएसए के बाहर दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और भी दूसरे कंट्रीज़ में, जितना कि उन कंट्रीज़ के लोग यूएसए में एक तरीके से उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3.2, पोस्ट वार रिकवरी। पोस्ट वार इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव डिफ़िकल्ट। तो देखिए, युद्ध ख़त्म हो गया 1918 में। उसके बाद अब बात आया कि अब जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको पहले के फॉर्म में लाया जाए, जैसा पहले चला करता था, सरकार चलती थी या फिर देश जिस तरीके से चलता था उसको उस तरीके से पटरी पर लाया जाए। लेकिन ये जो प्रोसेस था ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हुआ और बहुत ही इसमें परेशानी आई। तो देखिए, ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन पहले वर्ल्ड लीडर हुआ करता था, इकोनॉमी में सबसे मजबूत उसकी इकोनॉमी थी। लेकिन जब उसने इतना लंबा क्राइसिस झेला तो उसके बाद जो ब्रिटेन था जब ब्रिटेन जो था वो युद्ध में उलझा हुआ था, उस समय में जो इंडिया था, जापान था, यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो चुकी थी। तो जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद ब्रिटेन ने फिर अपने पोजीशन को रिकैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए ये चीज़ बहुत ही मुश्किल हो गया, इंडियन मार्केट में भी और इंटरनेशनल सोसाइटी में भी। उसका रीज़न ये था कि इंडियन मार्केट के लिए इंडियन इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो चुकी थी, वहाँ पर काफ़ी प्रोडक्ट्स बनने लगे थे और जापान इंटरनेशनल रिलेशंस में या फिर इंटरनेशनल सोसाइटी में काफ़ी मजबूत हो चुका था और उसे जापान से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन झेलना पड़ रहा था इंटरनेशनल रिलेशंस में। और
जो वार ब्रिटेन ने लड़ा था, तो वार ब्रिटेन ने पूरी तरह से लड़ा था क्या कहते हैं, उधार लेकर। तो इस वजह से जो ब्रिटेन था वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोन हो चुका था और उसे लोन चुकाना था। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि जो पावर था ब्रिटेन का वो अब उतना नहीं रह गया था जितना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले हुआ करता था। तो देखिए जो वार था उसने एक तरीके का इकोनॉमिक बूम क्रिएट किया था पूरे वर्ल्ड में, और उसका रीज़न ये था कि बहुत ही बड़ी संख्या में डिमांड थी बहुत सारी चीज़ों की, जैसे हथियारों की डिमांड थी, व्हीकल्स की डिमांड थी, फूड की डिमांड थी युद्ध के मोर्चों पर। तो इस वजह से उसको पूरा करने के लिए काफ़ी सारे फैक्ट्रीज बैठाए गए थे, प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया गया था, काफ़ी लोगों को जॉब्स मिले थे, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट्स मिले थे। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद ये जो वार बूम था ये एक तरीके से ख़त्म हो गया, ये एंड हो गया। और इस वजह से जो प्रोडक्शन था बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था उसको कम किया जाने लगा सभी देशों में, और कम करने की वजह से जो लोग थे जो वहाँ काम करते थे उन्हें उनकी छटनी की जाने लगी। इस वजह से बहुत ही बड़ी संख्या में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने लगा, और जो प्रोडक्शन था वो भी काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से गिर गया। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट थी उसने जो वार एक्सपेंडिचर था उसको एक तरीके से कम करना शुरू कर दिया, और जो एक्सपेंडिचर था उसको कम करना शुरू कर दिया ताकि जो पीस टाइम रेवेन्यूज़ है उसके लेवल पर उसको रखा जा सके। और इस वजह से ये सभी चीज़ें जो हुई, इस वजह से बहुत ही बड़ी संख्या में जॉब लॉसेस हुई। इसकी वजह मतलब कि बहुत सारे लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो गए। 1921 में जो ब्रिटिश वर्कर्स थे उनमें से 5 में से एक यानी कि करीब 20% वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया गया था, उन्हें जॉब से बाहर कर दिया गया था। और इसके साथ ही जो वहाँ काम करने वाले लोग थे उन्हें एक तरीके से ये इस तनाव में रहना पड़ता था कि कब उनकी नौकरी चली जाए और कब उनका एक तरीके से जॉब चला जाए। तो इस तरीके के सिचुएशन हो चुके थे वार ख़त्म होने के बाद। बहुत सारे एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ जो थे वो भी क्राइसिस में थे, जैसे कि आप इंडिया देख सकते हैं या फिर दूसरे कंट्रीज़ को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वीट प्रोड्यूसर्स को देखें तो वार से पहले जो ईस्टर्न यूरोप था वो वीट प्रोड्यूसर का बहुत ही बड़ा सप्लायर हुआ करता था वर्ल्ड मार्केट में, और ये मेनली सप्लाई करता था यूएसए, कनाडा, इन सभी देशों में। लेकिन ये सप्लाई जब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिस्टर्ब हुआ या फिर उसमें रुकावट आई, तो उस समय में कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों ने इन चीज़ों का वीट का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि वो अपने देश के अंदर की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर सके। लेकिन जब युद्ध एक तरीके से ख़त्म हो गया तो ईस्टर्न यूरोप में जो प्रोडक्शन था वो फिर से बढ़ गया, लेकिन जो अब उनका जो सप्लाई था उसकी कहीं डिमांड ही नहीं थी, क्योंकि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वो अब सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके थे वीट को लेकर। और इस वजह से जो ईस्टर्न यूरोप था वहाँ पर ग्रेन प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर गए और रूरल इनकम जो था वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गए, और इसकी वजह से किसानों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोन्स हो गए और वो काफ़ी डेब्ट में चले गए। और अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3.3, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं मास प्रोडक्शन के बारे में और उसका कंजम्पशन किस तरीके से बढ़ा पूरे वर्ल्ड में। तो देखिए यूएस में जो वार के बाद जो रिकवरी था वो काफ़ी तेज़ हुआ था, काफ़ी जल्दी यूएस ने पूरे वार से खुद को रिकवर कर लिया था। तो देखिए हमने पहले ही देखा कि किस तरीके से इस वार ने यूएस इकोनॉमी को हेल्प बूम करने में एक तरीके से मदद किया कि वहाँ के सरकार के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो गया था और वो सरकार दूसरे देशों को लोन दे रही थी। और कुछ समय के बाद ही जो इकोनॉमिक ट्रबल था यूएसए में वो एक तरीके से ख़त्म हो चुका था और यूएस इकोनॉमी फिर से अपने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को एक तरीके से देख रही थी या फिर उसको फॉलो कर रही थी 1920s में, यानी 1920 से 1930 के बीच में। तो देखिए 1920s में यूएस इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था और वो था मास प्रोडक्शन। तो देखिए मास प्रोडक्शन का मतलब क्या? मास प्रोडक्शन का मतलब जहां पर किसी भी चीज़ का बहुत ही बड़ी संख्या में प्रोडक्शन किया जाता है। तो देखिए जो मास प्रोडक्शन है उसकी तरफ जो मूव हुआ था वो शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी में ही, लेकिन 1920s में यानी 1920 के बाद एक तरीके का मास प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है
वो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बन गया था, मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बन गया था यूएसए में। तो देखिए इस पूरी चीज़ को एक आदमी ने बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था, या फिर उसमें एक आदमी को बहुत ही उसका मास प्रोडक्शन में योगदान देने के लिए माना जाता है, और वो है हेनरी फोर्ड, यानी जो फोर्ड कंपनी, फोर्ड गाड़ी हम यूज़ करते हैं, उसके मालिक, उसके संस्थापक। तो देखिए वो एक बार शिकागो स्लॉटर हाउस में गए थे, बुचड़खाने में। वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो स्लॉटर्ड एनिमल है, यानी जिन जानवरों को मारा जाता है, उन्हें एक बेल्ट पर रख दिया जाता है, एक कन्वेयर बेल्ट पर, जहाँ पर बेल्ट के दोनों तरफ आदमी लोग खड़े होते हैं, मीट जो बेचने वाले लोग होते हैं वो खड़े होते हैं, और वो लोग अपने चुने हुए पार्ट्स को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। तो इस चीज़ से प्रभावित होकर उन्होंने अपने जो प्लांट था, कार प्लांट डेट्रॉइट में, वहाँ पर इस फिलॉसफी को लागू करने की कोशिश की, असेंबली लाइन की फिलॉसफी को। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि इस चीज़ के ज़रिए वो एक फास्टर और चीपर वे क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर गाड़ियों को प्रोड्यूस किया जाए। तो देखिए ये जो असेंबली लाइन था, ये एक तरीके से वर्कर्स को फोर्स करता था कि वो एक चीज़ को, एक ही टास्क को बार बार मैकेनिकली करें और बार बार वो करते रहें। तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कार है तो उसके किसी पार्ट में नट बोल्ट लगाना, या फिर कार के टायर को फिट करना, तो एक वर्कर है जो कार के टायर को फिट कर रहा है, वो दिन भर कार के टायर को ही फिट करेगा। एक वर्कर जो नट बोल्ट किसी पार्ट में लगा रहा है, तो वो दिन भर वो बैठकर वही नट बोल्ट फिट करेगा। तो देखिए इस वजह से इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट की वजह से तो इन आउटपुट जो है पर वर्कर वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और वर्क का जो स्पीड था, पेस था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो देखिए कन्वेयर बेल्ट के सामने खड़े की होने की वजह से कोई भी वर्कर जो है वो आसानी से क्या कहते हैं, काम को टाल नहीं पाएगा, या फिर काम को स्लो मोशन में नहीं कर पाएगा, या फिर ब्रेक नहीं लेने पाएगा, या फिर अपने किसी दोस्त के साथ या फिर अपने किसी बगल वाले व्यक्ति के साथ ज़्यादा वो बातचीत नहीं करने पाएगा, और काम को एक तरीके से ढीला नहीं करने पाएगा। तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ, और इसकी वजह से जो हेनरी फोर्ड का जो कंपनी थी, उसमें हर 3 मिनट में एक गाड़ी बनने लगी, एक कार बनकर बाहर आने लगी। और ये जो चीज़ था, ये पहले के जो मेथड यूज़ किए जाते थे कार को बनाने के लिए, उससे काफ़ी ज़्यादा फास्टर थी और काफ़ी ज़्यादा बेटर थी। और इसमें जो एक मॉडल था टी मॉडल, वो जो है वो पहली गाड़ी थी जिसको कि फर्स्ट मास प्रोड्यूस किया गया था। और इसके बाद अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो देखिए शुरुआत में जो वर्कर्स थे फोर्ड फैक्ट्री में, वो इस तरीके से तनाव को नहीं झेल पा रहे थे जितनी स्पीड में उनसे काम लिया जा रहा था। तो इस वजह से बहुत बड़ी संख्या में वर्कर्स ने जॉब छोड़ना शुरू कर दिया। तो इस बात से परेशान होकर जो हेनरी फोर्ड थे, उन्होंने उनके डेली वेजेस को, यानी डेली जो उनकी सैलरी थी उसको डबल कर दिया, और $5 प्रतिदिन उनकी सैलरी कर दी जनवरी 1914 में। और इसी समय में उन्होंने अपने प्लांट्स में ट्रेड यूनियंस को एक तरीके से बैन कर दिया, उन ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया। और जो हेनरी फोर्ड थे, उन्होंने अपने जो लॉसेस हुए इस डेली वेजेस को इंक्रीज करने की वजह से, यानी डेली वेजेस को डबल करने की वजह से, उसको उन्होंने एक तरीके से रिकवर किया, जो काम था उसको और हार्डर बनाकर या फिर स्पीड को और बढ़ाकर। और उनका ये कहना था कि उन्होंने कीमतों को कम करने के लिए जो सबसे अच्छा कदम उठाया था वो था वर्कर्स के सैलरी को डबल करना। तो देखिए ये जो फोर्ड की फिलॉसफी थी, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस जो था, ये तुरंत ही पूरे यूएसए में फैल गया, और इसके साथ साथ इसको यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाने लगा 1920s के बाद ही। मास प्रोडक्शन जो था उसने काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस कम कर दिया और कॉस्ट काफ़ी कम कर दिया इंजीनियरिंग गुड्स का। और हायर वेजेस की वजह से अब ज़्यादा वर्कर्स ऐसे थे जो कि इन चीज़ों को खरीदने में, जो अपने डेली जो नीड है उन चीज़ों को खरीदने में पॉसिबल थे, जैसे कि कार्स हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गए, या फिर और भी दूसरी चीज़ें जो थी। तो अब देखिए कार प्रोडक्शन जो था यूएसए में 2 मिलियन यानी 20 लाख कारें बनती थी 1919 में, लेकिन 1929 आते तक अब 50 लाख कारें बनने लगी, 5 मिलियन कार बनने लगी। और इसी तरीके से जो वर्कर्स थे उनकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। तो इस वजह से अब ज़्यादा लोग जो थे वो रेफ्रिजरेटर खरीद सकते थे, वॉशिंग मशीन खरीद सकते थे, रेडियोस खरीद सकते थे, ग्रामोफोन प्लेयर्स खरीद सकते थे। और ये सभी चीज़ें मेनली खरीदी जाती थी हायर परचेज के जरिए। तो अब ये हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेज का सिंपली मतलब होता है कि हम जो लोन लेकर चीज़ें खरीदते हैं और मंथली उसका पेमेंट करते हैं,
उसी को हम हायर परचेज कहते हैं। जो डिमांड था रेफ्रिजरेटर का, वॉशिंग मशीन का, इन सभी चीज़ों को एक तरीके से फ्यूल किया गया था जो हाउस कंस्ट्रक्शन यूएसए में हो रहा था बड़ी संख्या में, और जो हाउस ओनरशिप थी यानी निजी घरों के जो थी इसकी वजह से, और ये सब इन सभी चीज़ों को भी लोन से एक तरीके से फाइनेंस किया जाता था। और जो हाउसिंग था और कंज्यूमर बूम था 1920s में, इसने एक तरीके से यूएस में प्रोस्पेरिटी लाने का काम किया। बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट किए गए थे हाउसिंग्स में और हाउस होल्ड गुड्स में, और इसने एक तरीके का साइकिल क्रिएट कर दिया हायर एम्प्लॉयमेंट का और इनकम का, और इसने बहुत ही ज़्यादा कंजम्पशन डिमांड को बढ़ा दिया, और इसकी वजह से और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगे, और इसकी वजह से और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा इनकम। तो ये एक तरीके का साइकिल बन गया जिसमें कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होने लगा, ज़्यादा इनकम होने लगा लोगों को। 1923 में जो यूएस था उसने फिर से जो कैपिटल था उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे देशों को उसने फिर से लोन देना शुरू कर दिया। तो इस वजह से यूएसए जो था आगे चलकर तुरंत ही एक बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर बन गया, यानी उधार देने वाला बन गया। और इसकी वजह से यूएस इंपोर्ट्स और कैपिटल एक्सपोर्ट जो था उसने यूरोप के मार्केट के रिकवरी को, जो वहाँ पर परेशानी आई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, उसके रिकवरी में भी मदद की। और इसके साथ ही वर्ल्ड ट्रेड को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़ाया अगले 6 सालों तक। लेकिन ये सभी चीज़ें जो थी वो ज़्यादा दिनों तक बहुत अच्छी नहीं रह पाई। उसका रीज़न ये था कि 1929 आते आते तक पूरा वर्ल्ड जो था वो एक तरीके का इकोनॉमिक डिप्रेशन में घिर गया था, जैसा कि उसने आज तक पहले कभी देखा नहीं था। तो देखिए इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक नंबर 3.4 जिसमें कि हम पढ़ेंगे द ग्रेट डिप्रेशन। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।